साथ मैं हूं पूजा शर्मा। हल्द्वानी में लंबे समय से सरकारी विभागों में कर्मचारियों की गैरहाजिरी की शिकायत पर एसडीएम मनीष कुमार सिंह 12 ऑफिसों पर छापे मारी। इस दौरान एसडीएम ने कर्मचारी उपस्थित रजिस्टर चेक किए तो इसमें 26 कर्मचारी ड्यूटी से गायब मिले। एसडीएम ड्यूटी से गायब सभी कर्मचारियों का वेतन रोकने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। साथ ही साथ एसडीएम ने सभी विभागों के कर्मचारियों को समय पर ऑफिस पहुंचने के भी निर्देश दिए हैं। एसडीएम की इस छापेमारी से सरकारी विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। कई समय से शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी और दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी के भी ये निर्देश हैं कि अधिकारी समय से बैठें और न सिर्फ समय से बैठें 10 से 5 वाली संस्कृति भी छोड़ते हुए कार्य करें। उसी क्रम में आज जो है कई विभागों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें से कुल लगभग 12 विभाग देखे गए। इनमें कुल 26 कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं और इन अनुपस्थित कर्मचारियों के स्पष्टीकरण और उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय को लिखा जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हर्ष रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर इन तमाम कर्मचारियों की कि एसडीएम ने यहाँ पर छापेमारी की है और करीब बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं ये जो कि अनुपस्थित पाए गए हैं। क्या इन पर कार्रवाई होगी? हर्ष। हेलो हर्ष, 26 कर्मचारी जो कि ड्यूटी से गायब मिले हैं, इन पर क्या कुछ कार्रवाई अब होगी? क्योंकि एसडीएम ने पत्र लिखा है डीएम को और इनकी गैर हाजिर जिस तरह से ये रहे हैं ड्यूटी के दौरान, इन पर क्या कुछ कार्रवाई अब हो सकती है? हेलो हर्ष, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में धामी सरकार ने धर्मांतरण कानून को सख्त करते हुए आरोपियों के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया है। साथ ही साथ आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। धामी कैबिनेट के फैसले पर अब कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की नीति अपना रही है। धर्मांतरण को लेकर पहले ही कानून बना है। भारत का संविधान किसी भी प्रकार से धर्मांतरण की इजाजत नहीं देता है। कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि 2017 से अब तक मुख्यमंत्री के क्षेत्र से लेकर कई जगहों पर धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं। सरकार बताए कि ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की गई। सरकार का तुष्टीकरण की नीति है। सरकार ध्रुवीकरण की नीति करना चाहती। आपके पास ऑलरेडी धर्मांतरण के विरुद्ध कानून बने हुए हैं, भारत सरकार का भी है, राज्य सरकार का भी है। वैसे भी हमारा संविधान हमको धर्मांतरण की इजाजत नहीं देता है। अगर कोई धर्मांतरण करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये संविधान में भी व्यवस्था है। आज सरकार को क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप कानून ला रहे हो? एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री के जनपद में अभी हाल में, अब एक हफ्ता पुराना देख लीजिए, काशीपुर का प्रकरण है जहां हजारों लोगों ने धर्मांतरण किया। क्यों नहीं सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की? और सरकार को ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि 2017 से 2022 तक इन्हीं की सरकार है। कितने प्रकरण ऐसे आए धर्मांतरण के जिसमें इन्होंने धर्मांतरण, जबरदस्ती धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? इनके विधायक क्रिश्चियन कम्युनिटी को पैसा देते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिटी हॉल उनके लिए बनवा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये केवल राजनीतिक निर्णय है। सरकार केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। उत्तरकाशी के नौगांव स्थित तुलानका में संचालित दृष्टि बाधित दिव्यांगजन स्कूल के छात्रावास में रह रहे 50 दृष्टि बाधित बच्चों के भविष्य को लेकर छात्रावास संचालकों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। दरअसल पिछले 2 सालों से बच्चों के खाने पीने के लिए मिलने वाला अनुदान यहां नहीं मिल पाया, जिस कारण स्कूल के ऊपर खाद्यान्न और जरूरी सामान का लाखों का कर्ज हो गया है। बच्चों के भविष्य को लेकर विद्यालय समिति की चिंता बढ़ गई है। स्कूल प्रबंधन ने 25 नवंबर से उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। दृष्टि बाधित स्कूलों से अब तक ऐसे कई दिव्यांग बच्चे निकल चुके हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देश का प्रतिनिधित्व किया है। मेरा ब्लाइंड स्कूल है तुनालका में, विजय पब्लिक स्कूल के नाम से है और मेरे पास 50 दृष्टिबाधित बच्चे दिन भर हैं। 2 साल से मुझे भी कहीं से भी कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है, ना भारत सरकार से ना राज्य सरकार से। तो मैंने आज उप जिलाधिकारी महोदय बड़कोट को
एक ज्ञापन दिया है कि अगर आप मेरी बात को सरकार तक पहुंचाओगे, मेरा सहयोग कराओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 तारीख को अपने बच्चों, जितने दृष्टिबाधित बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स और जो जितने भी दिव्यांग लोग हैं सबको लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास कुछ और चारा नहीं रहा है। बच्चे भूखे हैं, मेरे पास 2 वक्त भोजन के लिए भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मैं बहुत लाचारी में अपना समय बिता रही हूँ। तुनालका में ये दिव्यांग विद्यालय है, उसमें बच्चे रहते हैं वहाँ। तो आज जो है वहाँ के जो इंचार्ज है उनके द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन हम उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर रहे हैं और इस स्तर पे जो भी जो संभव होगा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले की नादेही जसपुर शुगर मिल में 2022 व 23 के लिए गन्ना पेराई सत्र की शुरुआत हो गई है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने फीता काटकर पेराई सत्र की शुरुआत की है। इस मौके पर सौरभ बहुगुणा ने कहा कि इस बार मिलों तक अपना गन्ना लेकर पहुंचे किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। किसानों की रात्रि विश्राम के साथ ही खाने पीने की व्यवस्था की गई है। उम्मीद है कि इस बार बिना ब्रेक डाउन के मिल चलेगी, जिससे किसानों को फायदा होगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी के पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल और वर्तमान विधायक आदेश चौहान भी शामिल रहे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो हिंदूवादी है वही मानवतावादी है। आपको लगता है कि पूर्वांचल में जो बुलडोजर चलाया गया अपराधियों के खिलाफ, उसका मैसेज ये पूरे प्रदेश में इसका मैसेज है कि बुलडोजर यूपी का एक ब्रांड बना है। यकीन कीजिए मुमकिन है सब कुछ, सिर्फ संवाद। उत्तराखंड बनने में आपकी एक प्रमुख भूमिका रही है। ये शुरुआत कहाँ से हुई आपके राजनीतिक जीवन में? 1957-58 से मेरा एक प्रकार के राजनीतिक जीवन उस हाई स्कूल इंटर में जब पढ़ता था तब शुरू हो गया था। मूल मान्यताओं में कमी आई। देखिए मूल्यों का क्षरण हुआ है। 3 तलाक का मुद्दा काफी चर्चित रहा है। जो सम्मान माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। संवाद है तो समाधान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी मेहनत कर रही हैं, तो क्या माने कि ये मेहनत अपना दल के लिए कर रही हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही हैं? मेरा जो परिश्रम है या मेरे कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है वो इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा था भारत का, क्या आपको लगता है कहीं साकार हो रहा है? माननीय अमित शाह जी के आने के बाद हिंदुस्तान का परिदृश्य बदल गया है। आपको लगता है कि इस तरह राजनीति में जो साधु संतों का आगमन ज्यादा हो रहा है तो उचित है? मैं इसको प्रारब्ध नहीं मानती हूँ। जो प्रारब्ध में होगा, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, उसका वो काम करना पड़ेगा। तो मौर्य जी, हम माने कि उत्तर प्रदेश में जो सपना था उत्तम प्रदेश बनने का, वो पूरा हुआ। अर्थव्यवस्था हो, चाहे निवेश हो, चाहे सुशासन हो, चाहे गुंडे अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बेशक राजनीतिक हस्ती हो या हो समाज की कोई शख्सियत, जारी है संवाद। रियो ओलंपिक से पहले आपकी सर्जरी भी हुई थी, उसके बाद भी आपने ओलंपिक खेला। जब आप एक बुरा टाइम फेस करते हो, आई थिंक उसको भी आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। रियल अर्थों में भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित में काम की है। निरंतर आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है, आप कितना सहमत हैं इससे? आरक्षण का मतलब हमारा आरक्षण है। आपका एक खास संदेश है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून का राज ही रहेगा। अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आप जेल के अंदर होंगे। हम तो कानून का राज्य ही स्थापित करना चाहते हैं। देखिए हमारे साथ संवाद, सिर्फ सहारा समय न्यूज नेटवर्क। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
हिमालय में आ रहे प्राकृतिक बदलाव पर मंथन के लिए देहरादून की वाडिया संस्थान में देश के 250 वैज्ञानिक जुटे हैं और 3 दिन के इस सेमिनार में हिमालय में आ रहे प्राकृतिक बदलाव का अध्ययन किया जाएगा। इस सेमिनार का उद्घाटन करते हुए सीएम धामी ने वैज्ञानिकों से अनुरोध किया कि हिमालय में हो रहे उथल पुथल के साथ ही भूकंप और भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं पर भी गंभीरता से चिंतन किया जाना चाहिए ताकि भविष्य की विभीषिका से बचा जा सके। सीएम धामी ने वैज्ञानिकों से अनुरोध किया है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जिस पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं उसके साथ साथ अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए भी एडवांस टेक्नोलॉजी के विकास पर काम किया जाना चाहिए। यहाँ पर सारे वैज्ञानिक हमारे देश भर के एकत्र हुए हैं और लगातार यहाँ पर चिंतन और मंथन करेंगे। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि जहाँ वो अनेक विषयों पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात करेंगे, इकोलॉजी पर बात करेंगे, पर्यावरण पर बात करेंगे, वहीं जो हमारे यहाँ की प्रमुख समस्या जो प्रत्येक वर्ष आने वाली समस्या है आपदा पर, भूस्खलन पर और साथ ही साथ जो भूकंप भी जो है हमारे लिए चुनौती है, उन सब पर भी चर्चा करें। उस पर बचाव के क्या रास्ते हो सकते हैं, पहले हमको कैसे जानकारी मिले जिससे कि नुकसान को कम किया जाए, लोगों के जीवन को बचाया जा सके और ज़्यादा मात्रा में होने वाली हानि को कम किया जा सके। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता देहरादून से संदीप नेगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जिस तरह से 250 वैज्ञानिकों के जुटने की खबर बताई जा रही है और सीएम धामी ने उन्हें अर्ली अलर्ट भी पूछा है कि क्या कुछ चीजें हो सकती हैं क्योंकि हिमालय में जिस तरह से चीजें बढ़ रही हैं। संदीप, संदीप आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी आप सवाल दोहराइए। बिल्कुल संदीप, देखिए 250 से ज्यादा बताया जा रहा है कि वैज्ञानिक इस कार्यक्रम में जुटेंगे। क्या कुछ ये कार्यक्रम है क्योंकि हिमालय को किस तरह से और सुरक्षित किया जा सकता है या फिर भूकंप के चलते जो भी वहां पर कठिनाइयां साबित होती हैं, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ सीएम धामी ने वैज्ञानिकों से बातचीत की है। क्या है पूरा कार्यक्रम, आपसे जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि अगर उत्तराखंड की बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से काफी संवेदनशील उत्तराखंड राज्य है। अगर हम खासकर अगर हम बात करें तो आए दिनों यहाँ पर लगातार ऐसी स्थितियां देखी जा रही हैं जिनसे कि कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही हो, चाहे भूकंप की बात हो या फिर बादल फटने जैसी घटनाओं की बात हो या फिर एवलांच आने संबंधित बात हो। हालांकि जो वाडिया इंस्टीट्यूट है वो लगातार रिसर्च भी इन सब चीजों पर कर रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए वाडिया इंस्टीट्यूट में एक बड़ा सेमिनार का आयोजन किया गया था जिसमें 250 से लगभग जो वैज्ञानिक आए थे, वो अलग अलग जगहों से वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने अपनी अपनी जो राय है वो तमाम उन चीजों पर रखी जिन चीजों पर कहीं ना कहीं सरकार फोकस कर सकती है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने वहां पर खुद प्रतिभाग किया और हर वैज्ञानिक की वहां पर अपनी बातें सुनी। उन्होंने तर्क रखे कि आखिरकार जिस तरह से लगातार भूकंप का जोन है वो उत्तराखंड में लगातार पिछले कई सालों से देखा गया है। आपदा की दृष्टि से भी संवेदनशील ये राज्य माना जाता है। इसके अलावा जिस तरह से केदार घाटी हो या फिर गंगोत्री घाटी हो, गोमू घाटी हो, इन जगहों पर लगातार एवलांच आने की स्थिति लगातार बनी रही है। अभी पिछले दिनों अगर हम बात करें तो केदार घाटी में लगातार 3 एवलांच आए हैं जो कि बिल्कुल ठीक केदारनाथ मंदिर के पीछे हैं। तो सब इन्हीं सब चीजों पर तर्क वितर्क करते हुए लगातार ये बातें सामने आई हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास यानी कि सरकार के पास इन लोगों ने अपने तर्क रखे हैं और जल्द ही सरकार इन पर कार्रवाई करेगी। और सभी लोगों जो कि वैज्ञानिक थे उन लोगों को कहा गया है कि वो लगातार यहाँ पर आए और अपना जो खोज है वो लगातार यहाँ पर जारी रखें ताकि सरकार को भी इससे फायदा मिले। और इसी के लिए ये पूरा जो वाडिया इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार था ये आयोजित किया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका संदीप इस जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद अधिवक्ताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है और उच्च न्यायालय पर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर जोशी का ये कहना है कि ये सरकार की व्यवस्था है और इससे पहले मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य जजों ने संस्तुति दे दी थी। ये निर्णय वादकारियों के हितों को देखते हुए लिया जा रहा है। प्रभाकर जोशी ने यह भी बताया कि बार ने न्यायालय के स्थानांतरण को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है बल्कि अधिवक्ता अलग अलग बटे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कुछ समय पहले ही इसकी जानकारी मिली है और इसकी गहराई में जानकारी के बाद ही अधिवक्ताओं की राय जानी जाएगी। न्यायालय में अधिवक्ताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जितनी मेंबरान्स हैं उनके अंदर
कुछ में रोष है कि हाईकोर्ट शिफ्ट नहीं होना चाहिए, कुछ का कहना है कि हाईकोर्ट शिफ्ट होना चाहिए। तो वहाँ पर अभी थोड़ा सा मतभेद चल रहा था। जो आज कैबिनेट ने जो ये हमारी उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट में जो आज ये पास किया है, तो इसके बारे में अभी हमने शाम को ही ये खबर वायरल हुई थी, तो उसमें हमने देखा। तो अभी इसमें इसकी तह में जाने की ज़रूरत है, उसके बाद फिर आगे जो देखा जाएगा, उसके बाद फिर ये बात हम अधिवक्ताओं के बीच में रखेंगे। अब अधिवक्ताओं की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखने के बाद निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार की आज एक कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें उनके द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय, जो कि स्थायी रूप से नैनीताल में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा स्थापित है, उसको हल्द्वानी स्थानांतरित करने के ऊपर एक मोहर लगाई गई है। ऐसा हमको व्हाट्सएप के माध्यम से ज्ञात हुआ है। अभी जब तक हम कैबिनेट के निर्णय को नहीं देख लेते हैं, तब तक कुछ कहना उचित नहीं लगता है। तब भी कल हम हाई कोर्ट में इस संबंध में एक मीटिंग करेंगे और इसकी कांग्रेस पार्टी का क्या रहेगा? वो तो कांग्रेस तो अभी क्या है, थोड़ा डिम पड़ गई है, उसको मेहनत करना पड़ेगी कांग्रेस को। ये जो आम आदमी पार्टी वाले, वो तो नया चेहरा है, वो चेहरा नया है। में की गई है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का यह कहना है कि पिछले 5 साल में वकीलों के सम्मान में कमी आई है। मामले में न्याय दिलाने वाले वकीलों के साथ ही अन्याय हो रहा है और वकीलों का यह कहना है कि यदि उनके प्रति किसी भी तरह का न्याय होता है तो वो फिर इस मामले में बार एसोसिएशन लंबी लड़ाई लड़ेगी। खंड के आह्वान पे जो है हड़ताल हुई है यहाँ पे, तो पूरे स्टेट की है। न्यायिक अधिकारीगण का कुछ व्यवहार वकीलों के प्रति सही नहीं था। देहरादून में एक बहुत बड़ी घटना हुई है और उसके बाद काशीपुर में भी घटना हुई है। तो कई घटनाएं ऐसी हो गई थी, उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। शासन प्रशासन भी, न्यायिक अधिकारीगण भी जूनियर अधिवक्ताओं के साथ मिसबिहेव करते थे। तो बार काउंसिल के आह्वान पे हमारी जो पूरे स्टेट में हड़ताल हुई है, तो उसमें हमने आज रुड़की में धरना, अपनी बार के सामने धरना प्रदर्शन। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस मुलाकात के राजनीतिक हलकों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने जेपी नड्डा के साथ उत्तराखंड के सामयिक विषयों पर चर्चा की है और पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के जेपी नड्डा का विशेष लगाव रहता है। मुझे अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नड्डा का आभार जताया। हरिद्वार में 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है और पंतदीप मैदान में आयोजित इस चैंपियनशिप का सीएम धामी ने शुभारंभ किया है। इस चैंपियनशिप में 29 राज्यों के करीब 600 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के इन पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए नई खेल नीति लेकर आई है, जिससे खिलाड़ियों की प्रतिभा और निखर कर सामने आएगी। सीएम धामी ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि ये मेरा सौभाग्य है कि इस चैंपियनशिप को आयोजित करने वाले आयोजकों ने उन्हें आमंत्रित किया है। बहनों, जब भी इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से आप जैसे युवाओं के बीच में, आप सब नौजवानों के बीच में और खिलाड़ी भाइयों के बीच में जब भी आने का सुअवसर प्राप्त होता है, तो मैं बहुत गौरव की अनुभूति करता हूं, क्योंकि जितने भी हमारे प्रमुख खेल हैं, उनमें से कबड्डी हमारा बहुत ही रोचक खेल है। और बचपन में हम लोगों ने बाल्यकाल में कबड्डी बहुत ज्यादा आप लोगों की तरह तो नहीं खेली कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता में आप सब लोग भाग लेने आए हैं अपने अपने प्रदेशों की तरफ से, लेकिन छोटे स्तर पर लगातार मैं भी कबड्डी खेलता रहा हूं। इसलिए आप सबके बीच में आकर गौरव की अनुभूति महसूस करता हूं। मैं आभारी हूं उत्तराखंड
कबड्डी एसोसिएशन का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, और आप जैसे सभी देश के हमारे कर्णधार युवा एवं होनहार खिलाड़ियों से मिलने का अवसर प्रदान हुआ। और आइए अब आपको दिखाते हैं चैंपियनशिप के शुभारंभ के मौके पर सबसे महत्वपूर्ण झलकी, जिसे देखकर आप भी रोमांचित हो जाएंगे। जी हां, प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर सीएम धामी ने खिलाड़ियों के साथ कबड्डी खेली और पुराने दिनों को याद किया। सीएम धामी के कबड्डी खेलने का अंदाज ये साफ बता रहा था कि बचपन के दिनों में वो कबड्डी के काफी बेहतर खिलाड़ी रहे होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी विराट कोहली कैची धाम पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार समेत बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लिया। बता दें कि बुधवार को विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का और बेटी वामिका के साथ नैनीताल के सैनिक स्कूल घोड़ा पहुंचे। सुबह विराट कोहली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कैची धाम मंदिर पहुंचकर बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान कोहली आरती में भी शामिल हुए। उन्होंने मंदिर के सदस्यों के साथ फोटो भी खिंचवाई और उनकी एक झलक पाने के लिए स्थानीय लोगों और प्रशंसकों की भारी भीड़ कैची धाम में जुट गई। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samay live.com पर। सहारा प्रणाम।